जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे करियर विल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बिल्कुल बेहतरीन होंगे। आज एक नई शुरुआत है क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के बच्चों के लिए गणित का वन शॉट रिवीजन में हर एक चैप्टर का लेकर आ रहा हूं। आज इसकी शुरुआत है, मतलब आज आप देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। और इसमें आप देख रहे होंगे वन शॉट रिवीजन प्लस एनसीईआरटी। इसका मतलब ये हो गया कि एनसीईआरटी किताब से रिलेटेड चैप्टर 1 में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब कुछ आपको सिखाऊंगा। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के सभी उदाहरण, सभी प्रश्नावली, मतलब एक ही वीडियो में कम समय में एक बेहतरीन रिवीजन, बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपको सिखा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जरूरी काम करना है, भाग के जाना है, बैग खोलना है, कॉपी पेन निकाल लेनी है, क्योंकि कुछ बातें मैं बताऊंगा उसको आप नोट्स बनाओगे और कुछ क्वेश्चंस हम साथ साथ में करेंगे। मैं यहां पर करवाऊंगा, आप अपने कॉपी में करोगे, जिससे कि बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सर पढ़ाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। जैसे आपने सुना भी होगा कि संख्याओं में सर पूर्ण संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, पूर्णांक आते हैं, परिमेय संख्याएं आती हैं। इन 4 प्रकार की संख्याओं के बारे में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद से हम बढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के, और जितनी भी संख्याएं हैं सभी के गुण धर्म के ऊपर। जैसे आपने गुणधर्म में नियम पढ़ा होगा, संवृत्त, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, क्रम विनिमय नियम, है ना। तो ये सारी बातें हम कर रहे होंगे किसमें, गुण धर्म में। उसके बाद परिमेय संख्याएं, उसके बाद जो भी है एनसीईआरटी से रिलेटेड उदाहरण और प्रश्नावली, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या क्यों बोलते हैं, किसी दी गई संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्राकृतिक संख्या है। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, नेचर, मतलब अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो प्राकृतिक हैं, है ना। अब जैसे ये प्रकृति में एग्जिस्ट करता है ना, प्रकृति में भले ही मैन मेड है ये, है ना, बनाया तो इंसान ने है, लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ये कितना है, आपने बोला सर ये 1 है। मैंने पूछा मेरी उंगलियां कितनी दिख रही हैं आपको, आपने बोला सर 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स हैं आपके पास। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया जो भी चीजें प्रकृति में दिखाई दे रही हैं उनको हम संख्या से गिन सकते हैं, तो उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। कहने का मतलब है जिन संख्याओं को आप गिन सकते हो, आ रही बात समझ में, प्रकृति में दिखाई देंगी और आप उनको काउंट कर सकते हो, तो इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, गिनती वाली संख्याएं। सर गिनती तो बचपन से पढ़ रहे हैं, जब छोटे थे तब से, तो बिल्कुल वही गिनती प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जरा याद करना, जब आप पहली क्लास में थे तो गिनती आपको 1 से सिखाई जाती है, कभी भी 0 से गिनती नहीं सिखाई जाती, 1 से सिखाई जाती है छोटे बच्चों को गिनती। 1 इकाई, 2 इकाई, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये होते हैं काउंटिंग नंबर्स, गिनती वाली संख्याएं। और गिनती वाले संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसका नाम होता है नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में साथी क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सर ये गिनती वाली संख्याएं होती हैं। तो पहला पॉइंट, गिनती वाली संख्याएं, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर रैशनल, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इसको क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर्स। ये बात क्लियर है ना। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि 12 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल है। 1 से लेके, 1 से जब गिनती स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अनंत तक जाओ, अनंत तक, 100 200 1000 1 लाख 5 लाख, सब आ रहा है इसमें, सब आ रहा है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। लेकिन याद रखना है कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 से, 1 से, और जा रहे हैं अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं, तो उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है सर, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब क्योंकि इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, प्रदर्शित किससे करेंगे, बड़े एन से, कैपिटल एन से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, क्या बताओगे, किसी के माइंड में कुछ आ रहा है कि हाँ सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल सही बता रहे हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लिखेंगे
एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक, दोनों से ये प्राकृत संख्या है। अब मैंने पूछ लिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। अब दिमाग चकराया होगा कि सर ने तो बोला कि एक से लेके अनंत तक जाना है, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, हमें नहीं पता। अनंत तक जा रहा है, सबसे बड़ा नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कहां तक जा रहा है। किसी को लग रहा है सर 1 लाख तक जाएगा, फिर दूसरे बच्चे को लग रहा है सर 1 करोड़ तक जाएगा, तो पता नहीं चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे दोस्त, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आ चुकी होंगी, समझ रहे हो। अगर अब मैं पूछूं कि कितनी उंगलियां मेरी दिख रही हैं, आप बोलोगे सर हाथ तो दिखाई नहीं रहे हो, उंगली कहां से दिखेगी। तो उंगली नहीं दिख रही है अभी, मतलब अब किसी बच्चे को ज्यादा दिमाग लगाएगा तो बोलेगा सर कोई उंगली नहीं दिख रही, या कोई और खतरनाक होगा तो बोलेगा शून्य उंगली। शून्य उंगली नहीं होती, सीधे सीधे बोलोगे कोई उंगली नहीं दिख रही है। मतलब जब चीजें दिखेंगी अपने आप प्राकृतिक संख्या आएगा। अब बताओ, अब 4 दिख रही हैं तो 4 एक प्राकृतिक संख्या है। अब कुछ नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जब पढ़ा गया, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में लोगों ने देखा कि इसमें 10 भी आ रहा है, इसमें 100 भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जीरो की कमी आ रही थी। देखो, 1 से लेके अनंत तक सब कुछ आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीरो के बिना ये संख्याएं अधूरी लग रही थी। तो इनको पूरा करने के लिए क्या आया, पूर्ण संख्याएं आई। क्या आ गई, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर्स। और ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। सर प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब हमने जीरो को लगा दिया, तब ये क्या बन गई, तब ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो लिखेंगे जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याएं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलना है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, एकदम क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां पे कि क्या दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं में जीरो तो आ रहा है, जीरो के साथ साथ दुनिया भर की प्राकृतिक संख्याएं भी आ रही हैं। तो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए बनाता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं अंदर वाले बक्से में प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिख दिया अंदर वाले बक्से में, प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। अब इस डब्बे को मैं एक और डब्बे से बंद कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं मैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसका मतलब क्या हुआ सर, ऐसा क्यों बनाया। तो देखो, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याओं के अंदर आएंगी। बस कौन नहीं आ रहा है, तो आपने बोला सर जीरो नहीं आ रहा है। जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, तो जीरो को पूर्ण संख्या के सामने लिख दोगे तो जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दुनिया की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब की सब किस में आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जो आपको ये फिगर दिख रहा है बोर्ड पर, इसमें देखो दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे अनंत तक।
तो दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें जीरो भी लगा दिया, तो इन सबको एक साथ मैं क्या बोल रहा हूं, पूर्ण संख्याएं। तो मैंने यही लिखा है कि इन सभी पूर्ण संख्याओं में दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी। देखो ये सभी आ गई प्राकृतिक संख्याएं, तो ये आपको समझना था। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना हाँ या नहीं। दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और मैं बोल रहा हूं दुनिया की सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये जो जीरो है ये पूर्ण संख्या तो है, जीरो जो है वो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। लेकिन जीरो के अलावा सर अगर जीरो को ढक लिया जाए तो एक पॉइंट लिखेंगे, जीरो के अलावा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। जीरो के अलावा सभी पूर्ण संख्याएं जो बच रही हैं वो सब की सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ऐसे घुमा घुमा के आपसे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि इसको कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बढ़िया है, ये आसान है, क्लियर है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो जीरो हमने देखा कि जीरो को भी लगा दिया तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। आगे बढ़ेंगे, अब कहीं ना कहीं और कमी आ रही है। हमने तो देख लिया सर, जीरो देख लिया, 1 2 3 4 सब देख लिया, लेकिन जब हम जीरो के पीछे जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं -1 -2। तो ये कंप्लीट करने के लिए हम आ जाते हैं पूर्णांक के ऊपर। पूर्णांक में आप क्या पढ़ोगे, तो ध्यान दो, पूर्णांक के बारे में कुछ बातें हम खास करने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे पूर्णांक। अच्छा, आप लोग अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं अभी, कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं कि इसको लिख लो, तो इसका नोट्स में इसी के कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। जैसे कि आप पहली लिंक को क्लिक करोगे, आपके सामने ये पूरा का पूरा बोर्ड ओपन होके आ जाएगा। बढ़िया रहेगा ये, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो पूर्णांक की अगर मैं बात करता हूं, पूर्णांक को 3 प्रकार से बांटा गया। 3 प्रकार से, देखो कौन कौन से प्रकार हैं वो, 3 प्रकार से बांटा गया पूर्णांक को। पहला हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। पहला क्या हो जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा हो जा रहा है हमारा धनात्मक पूर्णांक, और दोनों के बीच में धनात्मक पूर्णांक, और दोनों के बीच में कौन बैठा है, दोनों के बीच में सर शून्य बैठा रहेगा, जीरो बैठा रहेगा। तो अगर हम ये वाली संख्या रेखा यहां पर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीच में तो सर जीरो बैठा है, बीच में तो शून्य बैठा है यहां पर, है ना, बीच में तो शून्य बैठा है यहां पर। अब शून्य के बाईं तरफ देख रहे हो तो सभी की सभी ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे हैं। तो शून्य के बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक की अगर हम बात करें तो जीरो के दाईं तरफ क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, क्योंकि इनके आगे के चिन्ह धनात्मक है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है आगे, तो वो चिन्ह क्या होता है, धन का चिन्ह होता है। तो मतलब ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। सर जीरो का क्या करें, शून्य का क्या करें, बीच वाले का क्या करें, इसको हम धनात्मक में दें या ऋणात्मक में। तो जीरो याद रखना, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शून्य क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि शून्य ना ही धनात्मक है, शून्य के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, और ना ही ऋणात्मक। मतलब ना तो आप इसको पॉजिटिव मानोगे, ना ही आप इसको नेगेटिव मानोगे। क्लियर रहेगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लेता हूं क्या 3/2 पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, अगर आप पूर्णांक का संधि विच्छेद करें, आप हिंदी में पढ़ेंगे इसको, संधि विच्छेद को, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक मतलब अंक जो है वो पूरा होना चाहिए। पूर्ण का मतलब क्या, पूरा, पूरा अंक। अब ये बटे में है, भिन्न में है, तो ये पूरा अंक नहीं है। पूरा अंक कैसा होता है सर, 5 एक पूरा अंक है,
6 एक पूरा अंक है, -2 एक पूरा अंक है, मतलब भिन्न वाली संख्याएं नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये पूर्णांक नहीं है, तो याद रखेंगे पूर्णांक एक पूर्ण अंक होता है, पूरा अंक होता है। तो भिन्न वाली संख्याओं को आप पूर्णांक नहीं लेंगे, दशमलव वाली संख्याओं को आप पूर्णांक नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं 0.25, ना तो ये पूर्णांक है ना ही ये पूर्णांक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दिया 5.0 तो ये पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? ये 5 के बराबर ही है, 5.0 5 के बराबर ही है। तो ये नहीं सोचना कि सर ने बताया था कि दशमलव आएगा तो पूर्णांक नहीं होगा। अगर दशमलव के बाद सब 0 है तब तो वो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन यही अगर ऐसा लिखा रहता 5.05 तब ये पूर्णांक नहीं होता। समझ रहे हैं? ठीक है, अब एक बात और कि अगर 5/1 लिखा होता तब भी ये पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में अगर 1 आ गया तो यहां पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये 5 के बराबर ही है, तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन 1 के अलावा कोई और संख्या आएगी, जैसे 2 आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं अब परिमेय संख्याओं की। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं की। चलो, परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। P/Q के रूप में, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, के रूप में निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अभी इसका मतलब बताऊंगा, पहले परिभाषा आप लोग लिख लेंगे मेरे साथ साथ। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जैसे मैंने कोई संख्या लिख दिया 2/3, मैंने कोई संख्या लिख दिया 5/7। जब आप 8वीं क्लास में आगे पढ़ोगे तब आप एक संख्या पढ़ोगे ऐसे रूट वाली संख्या, तो मैंने लिख दिया √2/3। ठीक है, ऐसी संख्याएं मैंने लिख दिया, तो क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? क्या ये परिमेय संख्याएं? मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 0, तो क्या ये परिमेय संख्याएं होंगी? अभी आपको परिभाषा के अनुसार कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, वे सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। सर, इसको हमने P/Q मतलब भिन्न के रूप में लिख दिया, परिमेय संख्या होगी आपके अनुसार। इसको भी भिन्न के रूप में लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अभी देखेंगे होगी कि नहीं, ये भी होनी चाहिए, अभी हम चेक करेंगे कि होगी या नहीं। सर 5 आपने बोला भिन्न के रूप में होना चाहिए, 5 भिन्न के रूप में नहीं है, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगी? होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। कैसे? क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी पूर्णांक के नीचे हर में आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम चकाचक चल रहा है। सर 0 है, इस 0 का क्या करें? सर आप 0 के नीचे भी 0/1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या बन गई और ये भी परिमेय संख्या बन चुकी है। बात ये आती है कि क्या ये पूरी डेफिनेशन है? क्योंकि ये वाली तो परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन रूट में 2/3 ये परिमेय संख्या नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चों को रूट नहीं समझ में आ रहा है, तो टेंशन मत लेना, इसके बारे में आपको 9th क्लास में ज्यादा पढ़ाया जाएगा। इनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, इनके बारे में आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा ज्यादा। 8th क्लास में अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो? लेकिन थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो ये पूरा डेफिनेशन नहीं है, बस एग्जाम में इतना ही नहीं लिखना है, 1-2 लाइन और लिखनी है। वो लाइन क्या हो जाएंगी? जहां P तथा Q, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं। P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं, और Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अब ये वाला गलत क्यों हुआ सर, ये बता दो पहले तो। क्योंकि रूट में 2 ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और रूट में 2 पूर्णांक नहीं है। लेकिन आप बाकी के उदाहरण में देखो, ऊपर वाला भी पूर्णांक है,
नीचे वाला भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 5 भी, 1 भी, 0 भी, 1 भी, तो ऊपर नीचे सब पूर्णांक है। और एक चीज चेक करनी होगी हमें कि Q का मान, हर का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्या किसी में नीचे 0 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अगर मैंने कोई संख्या ये लिख दी 7/0, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हर का मान क्या है? 0 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी के भी अंश के नीचे अगर हर 0 हो जाता है, अंश के नीचे वाला अगर हर 0 हो जाता है, तो ये संख्या क्या बन जाती है? अपरिभाषित बन जाती है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। इनके बारे में, इन प्रकार की संख्याओं के बारे में डिटेल में आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। 10th क्लास तक आपको यही याद रखना है, 8वीं 9वीं 10वीं में, कि अगर किसी भी संख्या के नीचे हर में, अगर किसी भी संख्या का हर जो है वो 0 हो जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है। तो छोटी बात है, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं पढ़ा दिया मैंने, है ना, आसान है, इतना तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, एक स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करोगे तो बाकी बच्चों से आप आगे हो जाओगे, और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों से कि आप सभी एक नए उम्मीद के साथ करियर विल प्लेटफॉर्म पर आए होंगे कि सौरभ सर पढ़ा रहे हैं, हमें नंबर लाना है, हमें मेहनत करनी है। तो इस उम्मीद से आए हो तो बिल्कुल ये उम्मीद आपकी पूरी की जाएगी। इसी प्रकार से बिल्कुल मेहनत में लगे रहेंगे और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और परिमेय संख्याओं के बारे में। बात कर लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं और अभी तक हमने जितना भी संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा, इस पे एक गहन चर्चा कर लेते हैं, इस पे एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? सबसे पहले सर आपने पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले आपने यही देखा, प्राकृतिक संख्याएं। और दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं किसके अंडर में आ रही थी? तो सर पूर्ण संख्याओं के अंडर में आ रही थी, पूर्ण संख्याओं के अंडर में आ रही थी। दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस 0 इसमें नहीं आएगा, तो 0 यहां पर आ जाएगा। 0 को छोड़ के जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी की सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया। इसके बाद से अब पूर्ण संख्याओं में आपने देखा कि 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ आ गया, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ रही थी। तो ऋणात्मक संख्याएं कहां जाएंगी? पूर्णांक में आ जाएंगी। तो अगर मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछता हूं कि दुनिया की सभी पूर्ण संख्याएं और दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक हैं, बिल्कुल सही बात है सर। 0 भी एक पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब पूर्णांक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक हो जाती हैं। आ रही बात समझ में? और दुनिया के सभी पूर्णांक क्या हो जाते हैं? तो दुनिया के सभी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्याओं का रूप धारण करते हैं। परिमेय संख्याओं के रूप में इनको हम निरूपित कर सकते हैं, चाहे पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, तो ये परिमेय संख्या के अंदर आएंगे। तो आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी। यहां से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है सर। परिमेय संख्या के अंडर में आ रहा है पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। इसका उल्टा अगर मैंने पूछ लिया कि दुनिया की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, आप बोलोगे नहीं, दुनिया की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या यह पूर्णांक है? नहीं सर। तो दुनिया की सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अगर मैंने बोल दिया कि -5 एक पूर्णांक है, क्या दुनिया के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं और ये बन गया परिमेय संख्या। अगर मैंने पूछा आपसे कि -2 एक पूर्ण संख्या है क्या? क्या दुनिया के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं होते सर, नहीं होते। पूर्णांक, पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर में आ रही है। इस बड़े वाले बक्से में पूर्ण संख्या है, मतलब दुनिया के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। जैसे उल्टा बोल दिया, जैसे -2 एक पूर्णांक है, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। याद रखेंगे, दुनिया के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। -2 एक पूर्णांक तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं सर। पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है। तो -2 पूर्णांक भले है, कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। तो ये कितना भी घुमा के पूछे, अगर आपको ये वाला बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट आता है
तो आप फटाफट से दनादन से आंसर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर होंगी। और अब हम बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है संवृत्त, जिसको हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। संवृत्त का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आइए समझते हैं संवृत्त क्या होता है सर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कौन सा गुणधर्म, संवृत्त, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है सर, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो देखो, आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्याओं का जोड़ संवृत्त नियम के अंतर्गत आता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की, समझना इसको बड़े प्यार से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं दोस्त सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के लिए, एक बार पूर्ण संख्या बात करोगे, एक बार आप पूर्णांक की बातें कर लेना, एक बार आप परिमेय संख्याओं की बातें कर लेना, इनकी बातें करेंगे, ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं की बातें करोगे तो इसमें चार बातें होंगी। कौन कौन सी सर? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़, घटाना, जिसको हम एनसीईआरटी की किताब में व्यकलन के नाम से दिया गया है, तो घटाना हो गया, फिर गुणा हो गया, फिर भाग हो गया। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। कौन सी प्रॉपर्टी में? संवृत्त प्रॉपर्टी में। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि जोड़ में, अब जब जोड़ोगे तो दो या दो से ज्यादा संख्याओं को जोड़ोगे और उसका एक आंसर आएगा। जैसे अगर जोड़ की मैं बात करूं तो मैंने 2 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, मैंने 5 ले लिया, चाहे 2 संख्या लूंगा, चाहे 2 से ज्यादा संख्या लूंगा, और इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे 5 3 8 और 2 10, इसका आंसर आ चुका है। संवृत्त नियम यह कहता है कि यह नियम तब लागू होगा अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, तो अगर हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर भी एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। नहीं समझ में आया? फिर से समझो, सिंपल सी बात बता दूं भोजपुरी में, कि अगर पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर भी पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब यह नियम काम करेगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह नियम लागू नहीं हो रहा है। संवृत्त नियम के अंतर्गत जोड़ होता है। जैसे आप कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, उनको आपस में जोड़ दो, उत्तर भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा। कैसे? ध्यान दो, जैसे सर हमने 0 ले लिया इस बार और हमने 5 ले लिया, उत्तर आ गया 5। 0 भी एक पूर्ण संख्या, 5 भी एक पूर्ण संख्या, दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ा, उत्तर भी एक पूर्ण संख्या आ गई। इसका मतलब ये संवृत्त नियम के अंतर्गत है। घटाने की बात करते हैं, व्यकलन की बात करते हैं अगर हम, तो अगर हमने ले लिया 5 और -2, 3 आ गया। 5 ले लिया, 2 ले लिया, दोनों को घटा दिया, तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। यहां पर तो ये नियम सही है सर, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का व्यकलन भी एक पूर्ण संख्या आ रहा है। जब दोनों पूर्ण संख्याओं का आपने व्यकलन किया, उत्तर भी एक पूर्ण संख्या आ गया, मतलब सही है। लेकिन क्या हमेशा सही है? अगर इसी को उल्टा लिख दूं, 2 - 5, अब 2 भी एक पूर्ण संख्या, 5 भी एक पूर्ण संख्या, लेकिन जो उत्तर आ रहा है -3, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर ऋणात्मक आता है, पता होगा ही। अब क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? आपने बोला नहीं सर, ये नियम फेल हो चुका है। मतलब ये व्यकलन के अंतर्गत क्या है? जोड़ में तो हर जगह सही है, जोड़ में तो सही है, लेकिन व्यकलन में ये फेल हो चुका है, घटाने में ये फेल हो चुका है। मतलब दो पूर्ण संख्याओं का घटाना, दो पूर्ण संख्याओं का व्यकलन हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं आता। आ भी सकता है कभी कभी, कभी कभी नहीं आ रहा है, तो ये इसके अंतर्गत फिट नहीं हो रहा है व्यकलन। अब हम गुणा की बात करते हैं। गुणा में आप देखेंगे, अगर मैंने 5 ले लिया और 2 ले लिया, 5 और 2 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, उत्तर भी पूर्ण संख्या आ गया। सर 0 लेके दिखाना, 0 ले लिया और 10 ले लिया, 0 आ गया, यहां भी सही है। 0 भी एक पूर्ण संख्या, 10 भी एक पूर्ण संख्या, उत्तर भी एक पूर्ण संख्या। तो गुणा में आपने देखा कि गुणा वाला तो एकदम चकाचक फिट बैठ रहा है। अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करोगे, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करोगे, तो जो उसका उत्तर आएगा वो हमेशा 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 क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या का ही रूप होगा। भाग की बात करते हैं, आप लोग गेस करो कि भाग में क्या होगा। एक पूर्ण संख्या मैंने 6 ले लिया
और दूसरी पूर्ण संख्या मैंने 2 ले लिया, उत्तर आ गया 3। यहां तो चकाचक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको उल्टा करता हूं, 2 ले लिया आगे और 6 ले लिया पीछे, उत्तर आ गया सर 1/3। 1/3 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं सर, पूर्ण संख्या में भिन्न तो आता ही नहीं है, 1/3 कैसे आ सकता है? तो यहां पर मामला फेल हो चुका है, इसीलिए भाग भी संवृत्त नियम के अंतर्गत वेरीफाइड नहीं है। आ रही बात समझ में? कर पाओगे इसको? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्ण संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा। अब जैसे आपने पूर्ण संख्या के बारे में क्या देखा कि सर जोड़ में अगर 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर भी हमेशा पूर्ण संख्या आएगा, गुणा में 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो उत्तर भी हमेशा पूर्ण संख्या आएगा। लेकिन व्यकलन और भाग में यह नियम फेल हो रहा था। जब हम 2 पूर्ण संख्याओं को घटा रहे हैं तो उत्तर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। तो यह आपको सीखना था किसमें? पूर्ण संख्याओं में। अगर मैं इसी प्रकार आपसे पूर्णांक में पूछूं तो क्या होगा? पूर्णांक में थोड़ा सा दिमाग अब आप लगाएंगे। पूर्णांक में भी हम 4 बातें करेंगे, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा और किसकी बात होगी? और होगी भाग की बात। इन चारों की बात। कोई भी 2 पूर्णांक उठा लो, कोई भी 2 पूर्णांक। सर हमने -2 उठा लिया और हमने -5 उठा लिया, उत्तर आ गया -7। नियम वही है। अब पूर्णांक के लिए चेक कर रहे हो, किसके लिए चेक कर रहे हो? सर हम पूर्णांक के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब जोड़ में जिसको जोड़ोगे वो भी पूर्णांक होना चाहिए, उत्तर भी पूर्णांक आना चाहिए। जैसे आपने पूर्ण संख्या में क्या देखा कि सर इधर वाला भी पूर्ण होना चाहिए जिनको जोड़ रहे हो, और जो उत्तर आएगा वो भी पूर्ण होना चाहिए। तो यही आप पूर्णांक में भी कर लेंगे। पूर्णांक में भी जिसको जोड़ रहे हैं वो भी पूर्णांक होना चाहिए, उत्तर भी पूर्णांक आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो ये इसके अंतर्गत आएगा। तो जोड़ में तो ठीक है सर, जोड़ में आप कुछ भी ले लो, 9 ले लिया और -3 ले लिया, दोनों को जोड़ने पे 6 आ गया। 9 भी एक पूर्णांक है, -3 भी एक पूर्णांक है, उत्तर 6 भी एक पूर्णांक है। इधर भी पूर्णांक, उधर भी पूर्णांक, सब चकाचक है। तो जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो नियम, इधर का भी सवाल भी वैसा होना चाहिए, जवाब भी वैसा होना चाहिए। सवालों में भी पूर्णांक आना चाहिए, जवाब में भी पूर्णांक आना चाहिए। आइए बात करते हैं हम घटाने में। अगर आप कोई भी 2 संख्या लिखते हो और इसको घटाते हो, -2 को ले लिया और -6 को ले लिया, इनका व्यकलन किया मैंने, घटा दिया इसको, तो यहां से क्या हो जाएगा? -2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 - 2 4 हो जाएगा। सबको जोड़ घटाना तो आता होगा? नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि सर हमें जोड़ घटाने में दिक्कत है, इसको बता दो। उसको बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का। जो भी आपके मन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और अगर सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको कि सर 1 शॉट लेकर आ रहे हैं, इसको भाई पढ़ ले एक रात में तो नहीं, रोज पढ़ना है। एक रात वाला हिसाब किताब सही नहीं होता। समझ रहे हो बात को? हाँ, गुणा में बात करेंगे। अगर हम कोई भी 2 पूर्णांक लेते हैं, जैसे मैंने -5 ले लिया और 2 ले लिया, उत्तर आ गया -10, तो गुणा में भी आपने देखा कि 2 पूर्णांक को अगर गुणा करेंगे तो उत्तर भी पूर्णांक आएगा। तो ये भी चकाचक है, घटाना भी चकाचक था। भाग की बात करते हैं तो भाग गड़बड़ करेगा। कैसे गड़बड़ करेगा? जैसे मैंने -10 ले लिया और भाग कर दिया 3 से, उत्तर आ गया -10/3। आप देख रहे हैं कि सर यहां पूर्णांक लिया, यहां पूर्णांक लिया, लेकिन जो उत्तर आ रहा है वो पूर्णांक नहीं है। -10/3 कोई पूर्णांक नहीं है। तो भाग में तो ये टाइम फिक्स हो चुका है, फेल हो चुका है। तो नियम क्या है? संवृत्त नियम का, संवृत्त पढ़ रहे हो आप, संवृत्त का नियम क्या है कि जैसा सवाल वैसा जवाब। संवृत्त के लिए क्या याद रखेंगे? संवृत्त नियम अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूर्ण संख्याओं का बताया था, इसका नियम एक ही है। इसका नियम एक ही है, जैसा सवाल, बस एक बात याद रखनी है, जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या का सवाल तो पूर्ण संख्या का जवाब। अगर ऐसा हो रहा है तब वो संवृत्त नियम के अंतर्गत है, नहीं तो नहीं है। अब आपने जोड़ में थोड़ी देर पहले देखा था पूर्ण संख्याओं के लिए कि जोड़ में तो ये संवृत्त है सर, घटाने में संवृत्त नहीं था। पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या में जो सबसे पहले बताया था, दिखाऊं ये वाला पूर्ण संख्या का जब मैं बता रहा था तब घटाने में संवृत्त नहीं था, गुणा में था, भाग में नहीं था।
तो यही बात एनसीईआरटी में ऐसे करके दिया गया है, इसको आप समझेंगे कि जोड़ में तो है, घटाने में नहीं है, फिर गुणा में भी है और भाग में क्या है, नहीं है संवृत्त। क्यों नहीं है आपको मैंने समझा दिया। इसी प्रकार आपने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, पूर्णांक के बारे में अभी बताया। पूर्णांक में आपने देखा कि योग में तो है सर, योग में तो है, इसके बाद से घटाने में भी था, पूर्णांक घटाने में भी था, गुणा में भी था, लेकिन भाग के अंदर नहीं था। नियम क्या है, कौन बताएगा नियम क्या है संवृत्त का? कि जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब। पूर्णांक का सवाल पूर्णांक का जवाब, परिमेय संख्या का सवाल परिमेय संख्या का जवाब। तो परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं अब लगे हाथ। परिमेय संख्या में आपने क्या देखा, परिमेय संख्या क्या होती सबको पता है। अब यहां भी अगर आप संवृत्त चेक कर रहे हो तो अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हो तो उत्तर भी क्या आना चाहिए सर, उत्तर भी एक परिमेय संख्या आनी चाहिए, तब तो इस नियम के अंतर्गत ये हो जाएगा, संवृत्त के अंतर्गत लागू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम दो परिमेय संख्याओं के लिए योग देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2/3 और 3/2, सबको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है या नहीं आता? 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ाया गया, ये आना चाहिए। नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का अगर हम योग करते हैं 2/3 और 3/2 का, तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, 2 3 6 तो 3 त्रिका 9, 9 4 13/6। आपने क्या देखा कि सर जो सवाल है उसमें भी आपने परिमेय संख्या लिया, जवाब भी एक परिमेय संख्या आ गया, मतलब योग के अंतर्गत ये वैलिड है, वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ व्यकलन के अंतर्गत चेक करते हैं, व्यकलन के अंतर्गत क्या होगा। तो अगर आपने ऐसा कोई संख्या ले लिया कि 8/7 -7/8, अब दोनों क्या है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। आपने क्या किया, इनको माइनस किया, माइनस करके जरा देखना, 8 7 56 हो गया, यहां 64 हो गया और यहां 7 7 49 हो गया। आता है ना एलसीएम लेना घटाना? नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है। 14 - 9 कितना, 3 हो गया। 3 नहीं सर 5 होता है, 9 5 14, हाँ। और 5 - 4 कितना, 1 हो गया, तो ये 15 आ गया और नीचे कितना आ गया, 56। आपने क्या देखा कि व्यकलन में भी जब दोनों को घटाया तो दोनों परिमेय संख्याएं थी और उत्तर भी एक परिमेय संख्या आ रहा है, मतलब व्यकलन के अंतर्गत भी ये क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा की बात कर लेते हैं। अगर आप दो परिमेय संख्याओं को गुणा करो, जैसे 2/3 और 4/9 को गुणा करो तो 4 दूना 8 हो गया, 9 3 27 हो गया। आपने दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा किया, उत्तर भी क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, तो सर ये गुणा में भी फिट बैठता है। जैसा सवाल वैसा जवाब, परिमेय संख्या का सवाल परिमेय संख्या का जवाब, मतलब ये फिट बैठता है, एकदम जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं भाग की बात करता हूं, भाग की बात करता हूं तो भाग में कोई भी भाग ले लो, जैसे 5/2 ले लिया और भाग कर दिया 25/4 से, तो भाग में देखो दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब उत्तर की बात करेंगे, भाग में आपको नियम पता होगा कि भाग का चिन्ह गुणे का हो जाता है और इसको व्युत्क्रम कर देते हैं 4/25। भाग करने पर उत्तर भी अगर परिमेय संख्या आ गया तब तो ठीक है, उत्तर आ गया 2/5। आपने दो परिमेय संख्याओं का भाग किया, उत्तर भी 2/5 आ गया, मतलब ये भी संवृत्त नियम के अंतर्गत है। तो परिमेय संख्याओं में तो चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, सब कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में है। तो ये बातें आपको जाननी है, समझनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक हमने संवृत्त नियम में क्या क्या पढ़ा, 3 बातें बताई। सबसे पहले मैं बात किया कौन सी, पूर्ण संख्या की, फिर पूर्णांक की और फिर परिमेय संख्या की। सबसे पहले वाले पूर्ण संख्या में आपने क्या देखा कि योग और गुणा के अंतर्गत तो संवृत्त है, लेकिन व्यकलन और भाग के अंतर्गत नहीं था। किसमें, पूर्ण संख्याओं में। पूर्णांक में आपने क्या देखा कि योग, व्यकलन और गुणा इन तीनों के अंतर्गत है संवृत्त, लेकिन भाग के अंतर्गत नहीं था। और इसमें आपने क्या सीखा, संवृत्त में परिमेय संख्याओं में, कि चारों के अंतर्गत ही क्या है, संवृत्त है, क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर वैलिड है चारों के लिए। तो ये बहुत ही बच्चा लेवल का सवाल था और आई होप कि ये बातें आपको
क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब देखेंगे क्रम विनिमेयता के नियम के बारे में। जैसे आपने पहले नियम में संवृत्त नियम में क्या टैगलाइन लिया था, क्या याद करने को बोला था मैंने, कि जैसा सवाल वैसा जवाब। इसी प्रकार से क्रम विनिमेयता में आपने क्या याद रखना है, क्रम विनिमेयता में आपको याद रखना है हम हैं बराबर। क्रम विनिमेयता कम्यूटेटिविटी है ना, तो यहां पर आपको याद रखना है हम हैं बराबर, हम हैं बराबर। तो देखो ये छोटी छोटी जो लाइन है, जो बच्चा ये याद रख ले जाएगा और कॉन्सेप्ट को समझ लेगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पहले में क्या बताया मैंने कि जैसा सवाल वैसा जवाब, मैं पूर्णांक तुम पूर्णांक, मैं पूर्ण तुम पूर्ण, मैं परिमेय संख्या तुम भी परिमेय संख्या, अगर ऐसा होता है तब तो वो संवृत्त था। इसी प्रकार से क्रम विनिमेयता में क्या है कि अगर हम बराबर हैं तो हम क्रम विनिमेयता नियम के अंतर्गत आते हैं, अगर हम बराबर नहीं हैं तो हम इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहले वाले में संवृत्त में जैसे आपने देखा 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में, जहां पर हमने बात किया था पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में। इसी प्रकार से अब बारी आती है क्रम विनिमेयता की, जिसका स्लोगन है, जिसकी लाइन है हम हैं बराबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर पूर्ण संख्याओं की, और यहां पर 4 बातें अगर हम करें, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा और भाग, अगर इन चारों की मैं बात करता हूं, सबसे पहले देखते हैं नियम है हम हैं बराबर। क्रम विनिमेयता का मतलब ही यही होता है कि इनके क्रम को बदल देना, इनके क्रम को बदल देना। मतलब अगर मैं 2 + 3 लिखा हूं, है ना, आपको सभी संख्याएं पूर्ण लेनी है। अगर मैं 2 + 3 लिखा हूं तो ये 3 + 2 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तब तो ये क्रम विनिमेय है, अगर ऐसा नहीं है तो क्रम विनिमेय नहीं है। यहां से भी उत्तर 5 आ रहा है, यहां से भी उत्तर 5 आ रहा है, उत्तर तो बराबर आ रहा है सर, तो ये तो जबरदस्त तरीके से क्रम विनिमेय हो जाएगा। अब अगर हम व्यकलन की बात करते हैं, घटाने की बात करते हैं, तो अगर मैं लिख दिया 2 - 3 और 3 - 2, मामला गड़बड़ हो गया। क्यों मामला गड़बड़ हो गया? क्योंकि 3 - 2 तो 1 होता है, लेकिन 2 - 3 कितना हो जाएगा? जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर तो माइनस का आता है। तो ये तो प्लस का 1 था, लेकिन इसका उत्तर माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर नहीं आएगा। इधर से तो एक तरफ से कितना आया था? एक तरफ से तो सर माइनस का 1 आया था और इधर प्लस का 1 आ गया, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो व्यकलन इसके नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। आसान था, एकदम जबरदस्त था। ठीक है, आसान है ये, है ना। अगर तुम नियम समझ लिए तो मजा आ जाएगा। गुणा की बात करते हैं, सर 2 × 3 और 3 × 2 क्या बराबर होता है? बिल्कुल बराबर होता है। 2 × 3 भी 6, 3 दूना भी 6, तो हम हैं बराबर। अगर हम बराबर हैं तब तो हम क्रम विनिमेय हैं, अगर हम बराबर नहीं हैं तो हम क्रम विनिमेय नहीं है। आइए भाग में बात करते हैं। जैसे मैंने 10/5 लिख दिया, या 10/5 लिख लो, आप लोगों को ऐसे ज्यादा समझ में आता होगा, और 5/10 लिख दिया। 10 भागा, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 10/5 तो सर 2 हो गया, 5 दूना 10, लेकिन ये 5/10 हो जाएगा 1/2। देखो इसको हम लिखेंगे जब, तो इसको हम 10/5 लिखेंगे, जो कि 2 आता है, 5 दूना 10। लेकिन जब इधर वाले को लिखोगे तो 5/10 लिखोगे, और जब काटा पीटी मचाओगे तो 1/2 आता है। क्या दोनों बराबर हैं? 2 और 1/2 सर बराबर नहीं है, तो इस नियम के अंतर्गत भी ये क्रम विनिमेय नहीं होगा। आइए पहले इसको देख लेते हैं। आपने देखा योग में तो क्रम विनिमेय है, गुणा में भी क्रम विनिमेय है, लेकिन व्यकलन में और भाग में क्रम विनिमेय नहीं है। किसमें? पूर्ण संख्या में। और इस नियम की खास बात क्या है कि तीनों के लिए एक ही नियम है, तीनों के लिए एक जैसा नियम होगा, है ना। पूर्णांक के लिए एक बार चेक करते हैं। पूर्णांक के लिए, पूर्णांक में देखो व्यकलन में भी क्रम विनिमेय ये भी नहीं होगा, है ना, और भाग में भी क्रम विनिमेय नहीं होगा, गुणा और योग में ही क्रम विनिमेय होता है। मतलब जो हम बराबर हैं, हम कब बराबर हैं? जब हमें जोड़ा जाए या हमें गुणा किया जाए, तभी हम बराबर हैं, नहीं तो हम बराबर नहीं हैं। व्यकलन में नहीं है और भाग में नहीं है। तो याद रखना है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और इसी प्रकार से दोस्त परिमेय संख्याओं में भी क्या होता है? योग अगर आप करते हो, जैसे आप जोड़ते हो,
अब आप अगर 2/3 और 3/2 को जोड़ो, या आप इनका क्रम बदल दो, क्रम को विनिमय कर दो, आपस में अदला बदली कर दो, तो आंसर दोनों जगह से एक ही आएगा। तो योग में तो होगा, गुणा में भी होगा, लेकिन कहां पर नहीं होगा? भाग में नहीं होगा। व्यकलन और भाग में क्रम विनिमय नहीं होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखने वाले हैं साहचर्यता का नियम। अभी तक हमने दो नियम की बात कर ली, संवृत्त का और क्रम विनिमयता का। संवृत्त में आपको एक बात याद रखनी थी कि जैसा सवाल वैसा जवाब। इसी प्रकार से क्रम विनिमयता में क्या नियम याद रखना था? हम हैं बराबर। तो इसमें क्या नियम होगा सर? साहचर्यता में क्या नियम होगा? साहचर्यता है ना, नियम ऐसा नहीं है कि पहले से बनाया हुआ है, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ही नियम बना रहा हूं मैं। तो साहचर्यता का एक नियम है, एक बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्ती के ऊपर। तो उस गाने के ऊपर साहचर्यता का नियम बनाते हैं हम लोग, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना, ये गाना सुने होंगे आप। तो साहचर्यता का नियम है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। दोस्ती तोड़ते भी नहीं है। और दोस्ती टूटती कब है? सर लड़ाई हो जाती है तब दोस्ती टूट जाती है। दोस्ती टूटती कब है? जब दोस्ती तब टूटती है जब हमने अपने दोस्त के लिए अच्छा किया और दोस्त ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। मतलब दोस्ती में बराबर के हकदार होते हैं, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम मेरे साथ करो। तो दोस्ती टूट जाएगी अगर बातें बराबर की नहीं होंगी। तो बराबर बातों की दोस्ती होने वाली है। मतलब क्या है सर साहचर्यता का? एक बार समझाओ मुझे। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की, अगर मैं बात करूं दोबारा से साहचर्यता के लिए, तो यहां पर समझेंगे जैसे जब दो से ज्यादा संख्याएं आपस में जोड़ी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5। अब ध्यान देना, या 6 ले लो, 7 ले लो सर, ध्यान देना। चाहे अब कोई बच्चा कैसे जोड़ेगा? कोई बच्चा बोलेगा कि मैं पहले 2 और 3 को जोड़ूंगा, 5 आ जाएगा, फिर मैं 5 में 7 को जोड़ूंगा, आंसर कितना आया? 12 आ गया। पहले 2 3 को जोड़ दिया, 5 आया, फिर जो भी आंसर आया 5 उसमें 7 को जोड़ दिया तो आंसर 12 आ गया। लेकिन कोई उल्टी खोपड़ी का बच्चा है और वो क्या कर रहा है? 7 और 3 को पहले जोड़ रहा है, 7 और 3 10, और 10 में बाद में जोड़ा वो 2, फिर भी 12 आया। तो बस यही है दोस्ती। दोस्ती देखो कैसे चलेगी। पहले वाला दोस्त क्या किया? 2 और 3, है ना, दोस्ती में सबको देखना पड़ता है। ये 3 दोस्त हैं तो पहले ये दोनों एक साथ खेलेंगे 2 और 3, और फिर 2 अकेला रहेगा, 3 और 7 एक साथ खेलेंगे। मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं को आप लेके पहले जोड़ लो और एक को छोड़ दो तो ये दोस्ती है। पहले ये दोनों दोस्त थे, अब ये दोनों दोस्त। अगर ये दोस्ती बराबर की है, अगर ये दोस्ती बराबर की है तब तो साहचर्य होगा, लेकिन अगर दोस्ती बराबर की नहीं है तो साहचर्य नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्ती बिल्कुल बराबर की है। यहां से भी उत्तर 12 आ रहा है, यहां से भी उत्तर 2 + 10 12 आ रहा है। तो 12 12 दोनों तरफ से उत्तर आ रहा है, तो एकदम जबरदस्त दोस्ती है। मतलब ये योग के अंदर क्या है? साहचर्य है पूर्ण संख्याओं के लिए। अगर हम व्यकलन की बात करते हैं इसी प्रकार से साथी, अगर हम व्यकलन की बात करें, किसकी बात? व्यकलन की। तो यहां पर क्या मामला होने वाला है? क्या कोई गेस कर पा रहा है कि व्यकलन में दोस्ती निभाई जाएगी या नहीं निभाई जाएगी? तो जैसे यहां पर 2 - 3 - 7 है, ये सवाल है। अब पहले 2 और -3 आपस में खेल करेंगे, तो इनको कोष्टक में डाल दो, क्योंकि कोष्टक को हम पहले सॉल्व करते हैं, कोष्टक को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां से आंसर क्या आया? जब ये दोनों खेल कर रहे थे, 2 - 3 सर -1 होता है, और आप इसमें माइनस का 7 कर दो तो आंसर आ गया -8। आसान है। अब ये दोनों पहले दोस्त थे, अब कौन दोस्ती करेगा? अब 3 और 7 दोस्ती करेंगे। तो 2 - 3 और 7 को दोस्ती कराओ, तो 2 - 3 - 7 -4 हो जाएगा सर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और मजा नहीं आया, ये दोस्ती बराबर की नहीं हुई। धोखेबाज गद्दार निकला दोस्त। एक जगह -8 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है, तो ये दोस्ती बराबर की नहीं हुई। मतलब जब ये दोनों दोस्त बने थे और -7 बाहर था, और जब 2 बाहर था और 3 और -7 अंदर थे, तो ये दोस्ती बराबर की नहीं है। मतलब ये जो साहचर्य नियम है ये यहां पर वैलिड नहीं होगा। इसी प्रकार आप गुणा में चेक करेंगे और भाग में चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नियम, साहचर्य नियम को हम अलग अलग प्रकार से चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले
जब आपने देखा योग में, तो योग में तो साहचर्य है सर, योग में साहचर्य है किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। व्यकलन को आप चेक किया तो व्यकलन में आपने देखा कि यहां पर दोस्ती बराबर की नहीं हुई थी घटाने में, तो यहां पर साहचर्य नहीं होगा। इसी प्रकार से गुणा में जब आप चेक करोगे तो गुणा में साहचर्य है। कैसे सर? 7 गुणे 2 गुणे 5 लिखो, या 7 और 2 को पहले लिख लो, पहले इन दोनों को दोस्त बना दो, फिर इन दोनों को दोस्त, ये दोस्ती बराबर की है। कैसे? 5 दूना 10, पहले 5 दूना 10 करो कोष्टक वाला, और फिर 10 सत्ते 70 कर दो, या तो यहां से करो 7 दूना 14, 14 पंजे 70 कर दो। दोनों जगह से आंसर क्या है? सेम टू सेम है। तो यहां पर इसके लिए एक नियम भी लिखा गया है नीचे, इस नियम को ध्यान में रखेंगे। यहां पर नियम क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो। जब तीन संख्याएं आपस में गुणा हो रही हो, ए बी और सी, तो चाहे तुम पहले बी और सी को गुणा कर लो, चाहे तुम पहले ए और बी को गुणा कर लो, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। तो साहचर्यता वैलिड कहां कहां पर है? योग और गुणन के लिए। कहां कहां पर वैलिड नहीं है? व्यकलन के लिए नहीं है और भाग के लिए नहीं होगा वैलिड। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे, क्योंकि आज मैं केवल एनसीईआरटी को टारगेट करके आपको पढ़ा रहा हूं, और बहुत ही जल्दी आपके लिए एक और क्लास लेकर आऊंगा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, ऐसे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। उससे प्रैक्टिस भी शानदार जानदार बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सर ज्यादा सवाल ही नहीं, 3 उदाहरण है, 2-3 सवाल है, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। ठीक है, तो उसकी हम बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे। पूर्णांक में देखोगे तो पूर्णांक में वही सेम नियम है, योग के लिए तो साहचर्य होगा, है ना। जब दो पूर्णांकों को योग करो तो चाहे आप -3 और -4 को पहले जोड़ लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आपने -3 और -4 को पहले जोड़ लिया, 2 को बाद में जोड़ा, या आप क्या करो, आप 2 और -2 और 3 को पहले जोड़ लो और 4 को बाद में जोड़ो, आंसर तो एक ही आएगा, आंसर तो एक ही आएगा योग में। समझ रहे हो बात को? लेकिन सर व्यकलन में तो ऐसा नहीं होगा, व्यकलन में तो मामला गड़बड़ है, गुणा में होगा लेकिन भाग में नहीं होगा, पूर्णांक के साथ भी और परिमेय संख्याओं के साथ भी आप देखोगे। आइए परिमेय संख्या का आपको दिखाता हूं मैं, चारों के चारों किसके लिए? साहचर्यता के लिए, समझेंगे। योग के लिए सर वैलिड होगा, कैसे होगा ये समझाओ। तो योग के लिए अगर मैं बात करूं, 1/3 ले लिया, 2/3 ले लिया और 4/5 ले लिया, है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ले लिया मैंने। अब किसी भी दो को जोड़ लो और तीसरे को बाद में जोड़ो। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, 1/3 को ले लिया और 2/3 को ले लिया, साथी बना दिया, दोस्त बना दिया, और 4/5 को बाहर रखा। तो यहां से उत्तर कितना आ गया? 2 1 3/3, 3/3 प्लस 4/5। एलसीएम ले लो सर, एलसीएम ले लिया तो 5 3 15, यहां आ गया 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 27 होता है बटे 15, काटा पीटी मचा दिया, 3 9 27, 3 पंजे 15। ठीक है, चाहो तो यहां भी काट सकते थे। तो 9/5 आया। कब आया 9/5? जब ये दोनों दोस्त थे। अब इन दोनों की दोस्ती को गहरी कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 2/3 और 4/5 को दोस्त बनाओ, देखते हैं क्या बराबर आंसर आता है। अगर बराबर आंसर आ गया, इतना ही 9/5, तब तो मजा आ जाएगा, तब तो ये दोस्ती गहरी मानी जाएगी। लेकिन अगर बराबर आंसर नहीं आया तो सर परिमेय संख्याओं में गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। 1/3 प्लस 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया, 3 पंजे 15 तो 5 गुना 10, 5 तियां 15 तो 3 चौका 12, 1/3 प्लस 12 और 10 22/15। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से काट दिया, 2 से नहीं, सॉरी नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं तो काटोगे कहां से सर। ठीक है, हाँ, तो 5 दूना 10 हो गया था और 4 तियां 12, 5 तियां 15। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 3 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15 तो यहाँ 5 आ गया, और ये 15 है तो यहाँ 22 आ गया, 22 और 5 27/15, 3 से उड़ा दिया, 3 9 27, 3 पंजे 15। तो दोस्ती सर बिल्कुल जबरदस्त है, बिल्कुल गहरी है। चाहे इन दोनों को पहले जोड़ो, चाहे इन दोनों को पहले जोड़ो, आंसर तो सेम टू सेम आ रहा है। मतलब ये योग के अंदर साहचर्य है, परिमेय संख्याएं। अगर आप माइनस की बात करते हैं कि घटाने के अंदर साहचर्य होंगे या नहीं होंगे, गुणा के अंदर साहचर्य होंगे या नहीं होंगे, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करें। सर ये प्रैक्टिस आप कब करवाओगे? मैं ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आज तो केवल और केवल एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा एक अलग से सेपरेट वीडियो में, है ना। आज हम केवल कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी देखेंगे, तभी मजा आएगा। अब ध्यान देना,
ये ट्राई दीज जो प्रयास कीजिए आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया होता है, उसको हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, इसमें आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, है ना, हाँ नहीं लिखने में बताएंगे कहां पर मुझे हाँ लिखना चाहिए, कहां पर मुझे नहीं लिखना चाहिए। साहचर्य, साहचर्य का मतलब है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब देखो, क्या ये परिमेय संख्याओं के लिए, योग के लिए है? हाँ सर, साहचर्य जो है वो योग के लिए हर जगह पर हाँ है, हर जगह पर हाँ है ना। किसी को भी दोस्त बना दो, चाहे योग करो चाहे गुणा करो, ये तो हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है। सर भाग वाला भी एक एग्जाम्पल समझा दो, भाग वाला एग्जाम्पल समझा दो, है ना। व्यकलन का तो समझा दिया मैंने, व्यकलन का समझाया नहीं समझाया। चलो व्यकलन और भाग का एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। व्यकलन और भाग का साहचर्यता के लिए एक एग्जाम्पल समझाता हूं, गुणा का भी समझा दूंगा। व्यकलन का समझाओ सर, व्यकलन का। व्यकलन का मतलब ये हो गया कि जैसे तीन संख्याएं हैं, 2/3 है, 3/2 है और 5/3 है, मान लो ऐसा। अब नियम ये है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्त बनाओ, पहले आप किसी भी दो को दोस्त बनाएंगे, 2/3 और -3/2 को अगर आप दोस्त बनाते हैं और माइनस में बाहर है 5/3, है ना। और एक बार हम क्या करने वाले हैं सर, इन दोनों को दोस्त बनाएंगे, 2/3 को बाहर छोड़ देंगे और इन दोनों को दोस्त बनाएंगे, 3/2 को और माइनस के 5/3 को। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तब तो व्यकलन के अंतर्गत ये क्या हो जाएंगे, साहचर्य हो जाएंगे। लेकिन अगर बराबर नहीं आया तब तो मामला गड़बड़ है। मुझे लगता है कि बराबर नहीं आएगा, आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। यहां से एलसीएम आ गया 6, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 तो 3 त्रिका 9, और है क्या माइनस में 5/3, 4 - 9 माइनस में 5/6 माइनस में 5/3। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6 -5 -3 दूना 6, 5 दूना 10, और यहां से आंसर आ गया -15/6। काटा पीटी मचा दोगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूना 6 मतलब -5/2। आइए चेक करते हैं कि क्या वहां से भी -5/2 आएगा, क्या वहां से उस तरफ से आंसर माइनस का 5/2 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो सर यहां पर 2/3 लिख दो और यहां पर एलसीएम ले लो 6, 2 तिया 6 तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10। ठीक है, 2/3 माइनस और 9 - 10 -1 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 माइनस माइनस +1 और ये आ गया 5/6। क्या -5/2 और 5/6 बराबर है? तो नहीं है, तो ये व्यकलन में क्या होगा, साहचर्य नियम परिमेय संख्याओं के लिए वैलिड नहीं होगा। समझ रहे हो? तो परिमेय संख्याओं के लिए या किसी भी संख्या के लिए साहचर्य नियम जो है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये वैलिड नहीं होता। व्यकलन के लिए भी नहीं होगा, भाग के लिए भी नहीं होगा। सर भाग वाला बताना जरा, भाग वाला बताना। चलो पहले गुणा वाला बता देता हूं। गुणा वाला देखो परिमेय संख्या के लिए, अगर मैं गुणा की बात करता हूं, है ना, अगर मैं गुणा की बात करता हूं तो गुणा में क्या होगा, ध्यान से देखना। गुणा में यह होगा कि कोई भी तीन संख्या ले लो सर, 2/3 ले लो, 4/5 ले लो और 5/7 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो पहले दोनों को दोस्त बना दो, बाद वाले को रहने दो, और एक बार बाद वाले दोनों को दोस्त बना देंगे आप, 2/3, 4/5 और 5/7 को दोस्त बना देंगे। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, और यहां पर 5/7 हो गया, 5 एकन्ना में 5, 5 तिया 15 हो गया, 8/7, 8 एकन्ना में 8, 7 तिया 21 हो गया, आंसर आ गया 8/21, 8/21। ठीक है, यहां पर वही आना चाहिए सर, वही आएगा तब तो मजा आएगा, तब तो आपकी बात सही होगी। 5 चौक का 20, चलो 5 से 5 काट दो ना, तो ये आ गया 4/7, 4 दूना 8, 7 तिया 21। क्या दोनों जगह 8/21 आ रहा है? क्या ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये साहचर्य नियम के अंदर, गुणा के अंतर्गत वैलिड है? बिल्कुल सर, गुणा के लिए ये सही है, साहचर्य नियम यहां पर लागू हो रहा है। सर एक भाग का भी बता दो, भाग का भी लगे हाथ बता दो। भाग के लिए ध्यान दो, भाग के लिए क्या है, कोई भी दो संख्याएं या तीन संख्याएं हैं, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर हमें चेक करना है कि क्या भाग के अंतर्गत भी ये सही है या गलत है। मुझे तो लगता है गलत है,
क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि साहचर्य दो ही जगह वैलिड है, योग के लिए और गुणा के लिए। तो आइए चेक करते हैं इसको, है ना। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले सर दोस्ती करो, दोस्ती करवाओ इनकी, पहले दोनों को दोस्त करवा दो और बाद वाले को साइड कर दो, फिर दोस्ती इन दोनों की करवा दो 2/3 की, और इन दोनों को साइड कर दो 4/7 और 5/7। अब दोनों जगह से बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन चेक करके दिखाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले अगर मैं इस कोष्ठक को सॉल्व करता हूं, आपको पता है कि जब भाग करते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं गुणा का, और इसका व्युत्क्रम कर देते हैं 7/4 हो जाएगा। 2 × 2 2 दूना 4, तो ये आ गया 7 × 7, 3 दूना 6। जब गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा होता है, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सर 7/5, तो ये आ गया 49/30। यही आंसर वहां से अगर आ रहा है तब तो ये वैलिड होगा साहचर्य के अंदर, लेकिन आएगा नहीं, देखना नहीं आएगा, मैंने बोल दिया ना नहीं आएगा। देखो आओ चेक करते हैं, 4/7 गुणा का चिन्ह लगा दिया इसकी जगह और इसका व्युत्क्रम कर दिया 7/5, 7 से 7 को उड़ा दिया, 2/3 भागा 4/5। फिर से सर चिन्ह को बदल दो बीच में, तो ये हो जाएगा 5/4, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12, काटा पीटी भी मचा दो, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, तो ये 5/6 आ गया। क्या 5/6 और 49/30 आपस में बराबर लग रहे हैं आपको? तो यहां पर भी मामला भाग में भी क्या हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है। तो यही आपको यहां पर भरना है, हाँ नहीं, ये खुद से ट्राई करेंगे भरने के लिए, है ना, क्योंकि मैं सारे नियम आपको सिखा चुका हूं। अब आ जाते हैं उदाहरण संख्या 1 पर। तो उदाहरण संख्या 1 में दिया है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22 क्या होगा। अब अभी तक मैंने जितने भी आपको गुणधर्म पढ़ाए हैं परिमेय संख्याओं के, उन्हीं का यूज करके इसको सॉल्व करना है। आइए देखिए किस बेहतरीन टाइप से, किस बेहतरीन प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें क्रम विनिमेय नियम लगाऊंगा। क्रम विनिमेय का मतलब क्या था कि इधर का उधर कर दो, है ना, इधर से उधर भेज सकते हो, क्योंकि देखो प्लस हो रहे हैं, सबके सब प्लस हो रहे हैं, तो क्रम विनिमेय लगा सकते हो। ठीक है, क्रम विनिमेय में 7 है यहां पर और यहां पर 21 है, 7 के पहाड़े में 21 आता है, मतलब इनका लघुत्तम लेना आसान होगा। जो एक ही पहाड़े में आते हैं वो उनका लघुत्तम आसान होता है लेना, और यहां पर 11 और 22 एक ही पहाड़े में है, तो इनको पास पास कर दो। तो क्रम विनिमेय नियम के अनुसार 3/7 और -8/21 को मैं एक पास लिख दूंगा, और प्लस में -6/11 और प्लस में 5/22 को मैं एक साथ लिख दूंगा। ये मैंने कैसे लिखा? ये मैंने क्रम विनिमेय नियम से लिखा है ना, क्रम इनका उलट पुलट दिया। ठीक है, अब साहचर्यता नियम के अनुसार मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा, 3/7, और किसी को भी एक साथ कर सकते हैं अगर प्लस हो रही है चीजें। तो देखो पहले क्रम विनिमेय लगाया, इसको इसके पास लगा दिया, 3/7 और 8/21 को एक साथ, और -6/11 और 5/22 को एक साथ। अब यहां पर साहचर्यता में इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से जब आप एलसीएम लेते हैं तो 21 हो जाता है, यहां से साथी एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 तिया 21, तो 3 3 का कितना 9 हो गया, प्लस यहां देखो यहां भी 21 यहां भी 21, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समझो एलसीएम वगैरह आपने छोटी क्लास में सीखा है कैसे करते हैं एलसीएम के सवाल को, तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, फिर भी किसी भी बच्चे को डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। ध्यान से देखना, 7 और 21 का एलसीएम मुझे कैसे पता चला कि 21 आएगा? तो जो भी बड़ी संख्या है अगर वो छोटी संख्या के पहाड़े में आती है तब एलसीएम वही बड़ी संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सर 5 और 15 का एलसीएम क्या 15 हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि 15 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या के पहाड़े में आ रही है। समझ रहे हो बात को? तो ये हो जाएगा एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट होता है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। अब ये तो पहला पार्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इन दोनों को देखो तो 11 के पहाड़े में 22 आता है, तो 22 एलसीएम हो जाएगा 11 दूना 22, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12, और 22 से करने में 22, तो ऊपर 5 हो जाएगा। 9 - 8 1 होता है, तो ये बन गया 1/21 प्लस -12 प्लस 5 माइनस का 7/22 हो गया ये वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहां 21 और 22 का अब एलसीएम निकालना पड़ेगा। 21 और 22 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना सबको आता होगा, है ना।
21 और 22 का एलसीएम, जिसको नहीं आता वो ध्यान देना, जब दोनों संख्याएं लगातार हो तो सीधे गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों संख्याएं लगातार हो, हमेशा नहीं, जब दोनों संख्याएं लगातार हो तो हमेशा गुणा कर दिया करो। अब लगातार नहीं है तो उसके अलग अलग नियम है, वो मैं बताऊंगा। 4 2 6, तो 462 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि 462 एलसीएम आ चुका है। इसके पास 21 है, 22 की कमी है, तो 22 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यहां 22 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके पास 22 है, 21 की कमी है, क्योंकि 21 और 22 को गुणा करके एलसीएम आया है। 21 की कमी है तो 21 को ऊपर गुणा कराएंगे तो 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 147। 21 सत्ते कितना, 147। क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा 22 माइनस 147, तो माइनस में आएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 7 माइनस 2 5, 14 माइनस 2 कितना, 12, माइनस 125 बटे 462, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चीजें आसान है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अगर आपको भिन्न का प्लस माइनस करना नहीं आता तब कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो ये आप क्लियर करेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे इसी के सेकंड पार्ट पर। अभी आपने देखा कि प्लस लगा था, तो सबसे पहले मैंने क्रम विनिमय लगाया, फिर मैंने साहचर्यता लगाया। यहां पर भी आप वही करेंगे, लेकिन बात यह है कि किसके साथ किसको रखना है, किसके साथ किसको रखना है। तो यहां पर साहचर्यता जब आप लगाएंगे तो 5 यहां पर है, 15 यहां पर है, मतलब 5 और 15 आपस में इनका काटा पीटी मचा सकते हो, 4 और 16 का भी। तो इनको आप एक साथ रख दो, -4 बटे 5 और 15 बटे 16 को एक साथ रखेंगे, और गुणे में जो बच गया 3 बटे 7 और माइनस का 14 बटे 9, इनको आप एक साथ रखेंगे इस प्रकार से। अब काटा पीटी मचाएंगे, 4 एकन्ना में 4, 4 चौका 16, 5 एकन्ना में 5, 5 तिया 15, तो ऊपर हो गया माइनस का 3, माइनस का 1 यहां पर है, तो माइनस 1 गुणे 3, माइनस का 3, और 4 एकन्ना में 4। यहां पर देखो 7 से इसको उड़ा दिया, 7 दूना 14, 3 एकन्ना में 3, 3 त्रिका 9, तो ऊपर आ गया माइनस का 2 और नीचे आ गया 3। 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकन्ना में 3, 3 एकन्ना में 3, 2 एकन्ना में 2 और 2 दूना 4। ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1 बटे 2। तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा, आसान है चीजें, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी जल्दी हम नहीं कर पाते या हमें कंफ्यूजन होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा। आज की जो क्लास है, ये क्लास आपके कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म बताया, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, प्लस एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए है। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि सर हमें और प्रैक्टिस करनी है, मैं हूं, मैं करवाऊंगा। जो भी आपकी डिमांड होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब बात यह आती है कि शून्य की भूमिका क्या होती है। हमें पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ दे या शून्य को घटा दे, किसी भी संख्या से शून्य को घटा दो या शून्य को जोड़ दो, तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 में अगर आप 0 को जोड़ते हो तो आंसर 5 होता है, -2 में अगर आप शून्य को जोड़ते हो तो आंसर -2 होता है, x में अगर आप शून्य को जोड़ते हो तब आंसर x होता है। तो शून्य की यही भूमिका है कि जब भी इसको किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वो क्या करता है, कोई भी आंसर में चेंज नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि किसी संख्या में अगर उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ा जाए, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है योज्य प्रतिलोम के बारे में, अभी मैं बताऊंगा योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो दोनों का योगफल हमेशा शून्य के बराबर आएगा। जैसे एक संख्या हो गई 2 का एडिटिव इनवर्स मतलब कि योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आपको संख्याओं का चिन्ह बदल देना है। जैसे ये प्लस का 2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 2 का सर माइनस का 2 होगा, क्योंकि चिन्ह यहां पे प्लस का था, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर माइनस का 2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का 2। एक और सवाल बताओ, माइनस का 7/3 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ूं कि योगफल शून्य आ जाए, तो आप बोलोगे सर इसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दो तो आंसर शून्य आ जाएगा। और इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, चिन्ह को बदल दो, ये माइनस का है तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 7/3। समझ पा रहे हैं बातों को। तो ये शून्य की भूमिका थी और छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से आते रहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे जो योगफल के लिए वैलिड होती है, ठीक है। ऐसे ही 1 की भूमिका जो होती है वो गुणनफल के लिए होती है। मतलब अगर 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, जैसे 5 को 1 से गुणा करो, कोई परिवर्तन नहीं, उत्तर 5 आ जाएगा।
1/2 को आप 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, उत्तर 1/2 आ जाएगा। a को आप अगर 1 से गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, उत्तर a आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले योज्य प्रतिलोम में देखा कि योज्य प्रतिलोम में सर चिन्ह को बदल देते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस की वही संख्या, उसकी योज्य प्रतिलोम हो जाती है। किसी संख्या में जब आप उसके योज्य प्रतिलोम का योगफल करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये सब आपने सीखा भी। अब जो बताने वाला हूं उसको ध्यान दो। गुणनफल में क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर उसका इनवर्स, उसका व्युत्क्रम या उसका गुणक प्रतिलोम अगर आप गुणा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5/3 का जो भी गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जो भी इसका व्युत्क्रम होगा, अगर उससे आप इसको गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालोगे? तो इसको उल्टा कर दो। पिछले वाले में चिन्ह बदल रहे थे योज्य प्रतिलोम में, गुणक प्रतिलोम में क्या करोगे? अगर 5/3 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो यहां चिन्ह नहीं बदलना है, यहां ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है। अगर यही सर -2/3 होता तब क्या करते? तब आप दोस्त -3/2 कर देते। चिन्ह नहीं बदलना, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, बस नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा आंसर 1 आता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे और बढ़ेंगे आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। वितरकता का मतलब ये होता है, जैसे आपको एक सवाल दिया है a इन ब्रैकेट b + c, दोनों तरफ से याद रखना है, दोनों तरफ से। तो ये a जो है ये b में भी जाएगा, गुणा होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहां प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और ये जो a है वो c में भी जाके क्या होगा? गुणा होगा, है ना। तो ये योगफल पर इसका दिया गया है ना। और इसी प्रकार से गुणनफल पर भी जैसे गुणन की योग पर वितरकता, ये क्या है? गुणन की योग पर, बीच में प्लस है तो गुणन की, क्योंकि गुणा हो रहा है a × b + a × c, तो गुणन का योग पर वितरकता क्या होता है ये दिया है यहां पर। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं गुणन का व्यकलन पर, माइनस है तो व्यकलन पर वितरकता क्या होता है? तो यहां पर a पहले जाएगा, b के साथ गुणा हो जाएगा सर, और उसके बाद a जाएगा और c के पास गुणा हो जाएगा। तो a × b, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, a × c। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको ये देख के कम समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन जब आप इस पे सवाल कर लोगे 10-15, तब ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो सवाल दिया हुआ है वो तो मैं जरूर करवाऊंगा, प्रयास कीजिए। ट्राई दीज में ये क्वेश्चंस दोनों दिए हुए हैं, आइए एक एक करके इनको निपटाते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं दोस्त, फर्स्ट पार्ट की, जब चीजें गुणा होती हैं तो उनको एक बात मानना है। ये एक बात हो गई, पहली बात, और ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो ये दूसरी बात हो गई। कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं सर। ये पहली बात, क्योंकि गुणा हो रहा है तो एक ही बात मानेंगे। ये दूसरी बात। अब दोनों बातों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? एक जैसा क्या दिख रहा है सर? 7/5 यहां भी है, 7/5 यहां भी है। तो एक काम करो, इस 7/5 को बाहर निकाल लो। यहां देखो, यहां पर आपको यही नियम सिखाया गया कि उल्टा भी सीखना है। यहां पर ए बी है, यहां पर ए सी है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो यहां देखो ए को बाहर निकाल लिया, तो इसको हम उभयनिष्ठ लेना बोलते हैं। तो दोनों में 7/5 आ रहा है। 7/5 को मैं क्या करूंगा? बाहर खींच लूंगा। अब 7/5 को अगर मैंने बाहर खींच लिया तो यहां पर माइनस का 3/12 बचेगा ना, ये तो बाहर आ गया, 7/5 बाहर आ गया, तो यहां बचेगा माइनस का 3/12 प्लस, बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। 7/5 तो सर बाहर आ गया, तो यहां बचेगा 5/12, 5/12। अब आप कोष्ठक को सॉल्व करोगे तो यहां पर भी हमने क्या लगाया है? योग पर वितरकता, है ना, गुणन का योग पर वितरकता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/5, 5 - 3। देखो कोष्ठक अंक है फिर कोष्ठक है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या गुणक का चिन्ह होता है। 5 में से 3 को माइनस करो, क्योंकि हर बराबर है तो ये तो 12 ही आएगा। 5 - 3 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। 2 × 1 = 2, 2 × 12 हो जाएगा, और फाइनली इसका आंसर आ गया 7/5 × 30। तो 7/30 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिनको भी प्लस माइनस गुणा भाग में डाउट है ना, अभी लास्ट में मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा इसके बारे में, फिर भी अगर डाउट है तो इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, वो मैं अलग से आपको सिखाऊंगा। क्लियर है ये? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है।
इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं, इसकी दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे पार्ट में ध्यान दो दोस्त, क्या होगा सेकंड पार्ट में, कौन बताएगा कि कॉमन क्या आ रहा है, दिमाग लगाओ अपना। सर ये पहली बात आपने बोला गुणा होगा तो एक ही बात माननी है, तो ये पहली बात हो गई और ये दूसरी बात हो गई, ऐसा। यहां पर भी 9/16, यहां पर भी 9/16, तो सर 9/16 को हम बाहर निकाल लें क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9/16 को बाहर निकाल लिया, यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा 4/12 और ये प्लस, और यहां पर क्या बचा? माइनस का 3/9, माइनस का कितना? 3/9। कोई डाउट नहीं है। अब देखो 4/12 को आप काटा पीटी बचा सकते हो, 4 एक अन्य में 4, 4 3 12, 3 एक अन्य में 3, 3 त्रिका 9। फाइनली क्या बन गया? ये 9/16 गुणे 1/3, कोष्टक में क्या बचा है? 1/3 और प्लस माइनस माइनस 1/3 है ना। और मैंने आपको अभी योज्य प्रतिलोम में बताया था कि 1/3 और माइनस 1/3 है, 1/3 का योज्य प्रतिलोम उसी के साथ है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये तो 0 हो गया। तो फाइनली आ गया 9/16 गुणे 0, और 0 किसी संख्या से गुणा होता है अगर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर 0 के बराबर हो जाता है। अगर 0 किसी भी संख्या से गुणा होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। तो दोनों बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक और उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ेंगे और उदाहरण संख्या 3 की बात कर लेते हैं। उदाहरण संख्या 3, उदाहरण संख्या 3 में अपना दिमाग लगाओ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सर यहां पर ये दोनों चीजें गुणा हो रही हैं तो इनको एक बात मान लेते हैं, ये बेचारा अकेला है, और ये दोनों चीजें फिर से गुणा हो रही हैं तो इनको भी हम एक बात मान लेते हैं। और ये एक बात का कॉन्सेप्ट ना बहुत सारे नंबर आपके स्कोर करवाएगा, तो ये याद रखना कि चीजें अगर गुणा हो रही हैं तो उनको एक बात मान लेते हैं। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा। यहां पर 2/5 गुणे -3/7, और क्योंकि ये पूरा का पूरा हम आगे भी लिख सकते हैं तो इसको इधर ले आएंगे, -3/7 गुणे 3/5 है ना। इनको हम पहले एक साथ सॉल्व करेंगे। साहचर्यता का नियम आपने देखा था कि आगे पीछे किया जा सकता है अगर चीजें प्लस हो रही हैं तो। अब आपको लग रहा होगा सर माइनस हो रही हैं, तो भाई यहां पर प्लस लगा के हम पूरे को एक साथ माइनस बोल दिया। अब प्लस हो रही है ना, तो बात वही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ध्यान दो, तो पहले पहली बात, फिर बाद में दूसरी बात लिख दिया, जो बचा है उसको भी लिखना पड़ेगा, तो -1/14 को मैंने लास्ट में लिख दिया। जो भी नियम आप लगाते हैं यहां पर नियम जरूर लिखेंगे कोष्ठक में। आगे सर यहां से ये एक बात है और ये भी एक बात है, जो दोनों आपने साथ साथ लिख दिया है, और दोनों में 3/7 आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। दो बार माइनस लग गया, एक बार हटा दो ना फिर। हाँ, तो मैं बता रहा था दोनों में क्या आ रहा है दोस्त, दोनों में माइनस का 3/7 आ रहा है। माइनस का 3/7 हम बाहर निकाल लेंगे तो 2/5, और ये पूरा का पूरा माइनस का 3/7 बाहर निकल आया, तो यहां पे बच जाएगा प्लस का 3/5 है ना। अब ये मत सोचना सर ये गुणा भी तो बचेगा, गुणा तो बाहर निकल आया ना, गुणा तो यहां पर निकल के आता है इसके साथ ही, संख्या के साथ ही। गुणा का चिन्ह लगा हो चाहे ना लगा हो, संख्या और कोष्ठक के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह भी बाहर निकल जाता है। 3/7 और गुणा का चिन्ह भी बाहर निकल गया, यहां पर 2/5 बचा है। 3/7 और गुणा का चिन्ह भी बाहर निकल गया, तो यहां पर प्लस का 3/5 बचा है, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल चुका है, तो क्या बच जाएगा? प्लस बच जाएगा। क्लियर है ये? डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब ये इसको साइड में लटका के ले चलो 1/14 को, भी बाद में इसको देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3/7, गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, और 3 + 2 5/5 हो जाएगा ये, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, है ना। कभी भी हर नहीं जुड़ता है, हर को जोड़ना या घटाना कभी नहीं है, गुणा और भाग होता है, गुणा और भाग का अलग नियम है, जोड़ घटाने का अलग नियम है। ये कॉपी हो जाता है, और कॉपी कब होता है? जब बराबर होता है। 5 और 5 बराबर है तो 5 को कॉपी कर दिया, 3 और 2 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। 5 और 5 को सर काट दो, 5 × 9 = 5, 5 × 9 = 5, और ये माइनस के 1/14 को लटका के ले चलो आगे। माइनस का 3 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3, 7 1 से गुणा होगा तो 7, और माइनस का 1/14। यहां पर फिर से एलसीएम लेना है, और कौन बच्चा मुझे बताएगा कि एलसीएम कितना आएगा बिना कुछ किए? बिना कुछ किए आप देख सकते हो कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है कब? जब वो छोटी संख्या के पहाड़े में आती हो। तो 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो 14 यहां पर क्या हो जाएगा? 14 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा।
अब 7 दूना 14, तो -3 को 2 से गुणा कर दिया, -6 आ गया। और इसके नीचे 14 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, -6 -1 -7/14, 7 करने में 7, 7 दूना 14, और इसका आंसर आ गया -1/2। तो ये आसान सवाल है, बस चीजों को आप व्यवस्थित करना सीख लीजिए। इनको मैंने एक साथ लिख दिया, तो यही इसमें खूबी थी। अगर ये आपने कर लिया तो आपसे पूरा सवाल अपने आप बन जाएगा। मतलब चीजों को किसको किसके पास रखना है और कॉमन क्या लेना है, आपको बस इतना ही सीखना है। और धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट किए हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सवाल देखते ही पता चल जाएगा किसको एक साथ रखना है और किसको दूर दूर रखना है। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 की। एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 में कुल मिलाकर 2 ही सवाल है। पहले ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब डिलीट करते 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 मतलब देखो कहां तक पहुंच गए लोग। लेकिन मैं जब एडवांस क्वेश्चंस करवाऊंगा तो नो डाउट मैं आपको सारी चीजें बढ़िया से करवाऊंगा दोबारा से, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। अब ध्यान दो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब गुणन में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जहां पर नाम था उसका गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक आप एक बार दिखा देता हूं आपको। योग तत्समक और गुणात्मक तत्समक है ना, नाम ही इतना डिफिकल्ट है एक बार में बोलना। ये था आपका वन जो होता है, इसको हम नाम देते हैं किसका, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, क्योंकि गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता एक से। तत्समक याद रखना ये नाम। और इसी प्रकार से जो शून्य था, इसको हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, तत्समक है ना। तुम लोगों को भी दिक्कत आ रही है क्या तत्समक बोलने में? दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वन से अगर कोई चीजें गुणा हो रही हैं तो हम इसको बोलेंगे, कौन सा नियम है ये, वन से अगर कोई चीज गुणा हो रही है सर वन से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बाद में भी आंसर -4/5 आ गया, मतलब हम इसको बोलने वाले हैं गुणात्मक तत्समक। हाँ, 2-4 बार बोलोगे तो आदत हो जाएगी, तत्समक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और इसी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे कि सर इसमें कौन सा नियम, कौन सा गुणधर्म लगा है। तो आप देख पा रहे होंगे -13/17 गुणे -2/7, और बराबर में बस इनके क्रम को बदल दिया है। मतलब यहां पर सर क्रम विनिमेय लग रहा है। क्या लग रहा है, क्रम विनिमेय, क्योंकि गुणा और योग में क्रम विनिमेय नियम लगाया जा सकता है, तो यहां पर क्रम विनिमेय नियम लग रहा है। इसी के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, और यहां पर मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर इसी का व्युत्क्रम देखो उल्टा कर दिया, आपको पढ़ाया था, वन आता है जब व्युत्क्रम से उसी के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा प्रतिलोम। समझ में आ गई बातें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या नॉर्मली हम इसका इनवर्स भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे नाम है, आपको नाम भी याद रखना है और इसका काम भी याद रखना पड़ेगा। अब बढ़ेंगे आगे अपने आखिरी क्वेश्चन पर, और यहां पर आप लोग आंसर देंगे कि यहां पर कौन सा नियम लग रहा है। क्या दिया है बताइए, कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। मतलब पहले कोष्ठक यहां था, पहले साथी इसको बनाया, फिर साथी इसको बनाया, है ना। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, कहां पर बताया था, साहचर्यता में। साहचर्यता नियम यहां पर लग रहा है, कौन सा, साहचर्यता। साहचर्य भी बहुत जगह लिखा रहेगा, तो साहचर्य और साहचर्यता में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कुल मिला के आपने एनसीईआरटी के हिसाब से देखा कि हमारे लिए जो गुणधर्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में जो वितरकता का नियम बताया है ना, गुणन का योग पर और गुणन का व्यकलन पर वितरकता का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो घबराना नहीं है, आपको जो पहला काम करना है एनसीईआरटी को बहुत बढ़िया से क्लियर करना है, और एनसीईआरटी क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी जैसे ही आपने एनसीईआरटी पर अपना हाथ जमा लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो जब आपका एनसीईआरटी बढ़िया से हो जाएगा एकदम तैयार, मतलब सभी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और जो भी एनसीईआरटी के उदाहरण और प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं, जैसे ही आप ये चीजें बढ़िया से कर लोगे, वैसे ही मैं आपके लिए एडवांस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो 8th क्लास के बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले भाई बेसिक चीजें आप तैयार कर लो जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, और अपना लेवल दिखाओ कि हम अच्छे बच्चे हैं, तभी मैं आपको अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा।
क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका वन शॉट रिवीजन था चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें आपने देखा सभी के सभी कॉन्सेप्ट, संख्याओं के प्रकार देखा, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखा, बाकी सभी संख्याओं के गुणधर्म देखा। इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस किए, ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करवाया, लेकिन मैं फिर से वही वादा कर रहा हूं कि ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि हां सर हम इस पे मेहनत करेंगे, ये हमारा क्लियर हो चुका है, अब आप एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और क्या आप एनसीईआरटी के हर एक सवाल, हर एक उदाहरण, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हो चुके हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं या नहीं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बेहतरीन जो भी कॉन्सेप्ट का माहौल बनाया गया है, जो भी उदाहरण एनसीईआरटी का बताया, इसको अच्छे तरीके से समझ सके। वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज क्लास 8 के लिए मैथ्स की आती रहेंगी। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये अपडेट जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तुरंत आपके फोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको बेल आइकन भी दबा देना है ना। तो ये सारा चीज आप कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की दमदार बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि हमें मैथ्स को एक बेहतरीन लेवल तक ले जाना है। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते समझते बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करना है। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, थैंक यू सो मच।